दो क्वेश्चंस दिए थे शायद, और अपार्ट फ्रॉम दैट शायद आज हमें एरिया अंडर कर्व भी स्टार्ट करना था। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट अटेम्प्ट किया किसी ने? आंसर आया कुछ? बोलो जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट, जल्दी, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। नहीं है सर। चलो देख लेते हैं एक बार। ये वाला तो बन जाना था, फर्स्ट में तो कुछ था ही नहीं, लॉग ही लेना था सिर्फ शायद। सब कुछ तो बता दिया था मैंने R बाय N फॉर्म में, और लॉग भी लेने को बोला था मैंने शायद। हाँ कर रहा हूँ। हो गया, हंस क्यों रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ 1/n, तो सबसे पहले हम इस पूरी टर्म को इक्वल टू L मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पूरे टर्म में हम लॉग अगर लेते हैं तो लॉग L बन जाएगा ये, एंड 1/n नीचे आ जाएगा। और लॉग ऑफ ABCD क्या होता है? लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C, यही होता है फॉर्मूला। तो समेशन लॉग ऑफ tan ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक टर्म आएगी log 10 पाई बाई 2n प्लस लॉग ऑफ 10 ऑफ 2 पाई बाई 2n प्लस लॉग ऑफ 10 ऑफ 3 पाई बाई 2n। तो क्या इसको जनरलाइज करके कुछ लिख सकते हैं? r पाई बाई 2n। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ जरा, समझ आया कि नहीं ये पार्ट? यस सर। ठीक है, और r कहां से कहां जाएगा? 1 से लेके n तक। यहां तक कोई डाउट? ये अपना फॉर्म बन गया। अब इसके बाद अगर तुम देखोगे तो क्या ये R बाय N का फॉर्म बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। ठीक है, सब कुछ सेम वैसा ही और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और एक 1/n बाहर अलग से भी है। हमने यही देखा था पिछली क्लास में। तो हम इसको क्या लिख देंगे? हम इंटीग्रेशन 1/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, n/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 ही होगा वो तो। और जहां जहां भी R बाय N है उसको क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। तो वो क्या 10 पाई x बाई 2 हो जाएगा? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से। बनना था यार ये क्वेश्चन में, तो कुछ था ही नहीं। क्यों नहीं बना? नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट से क्यों नहीं बना पता नहीं। चलो खैर ये बन गया। अब यहाँ के बाद इसके बाद क्या करोगे जरा बताओ? अब x बाई 2 को थोड़ी देर के लिए अगर अपन t बोल देते हैं, थोड़ी देर के लिए t, तो लिमिट कैसे चेंज होगी जरा बताओ? x को 0 रखेंगे तो 0, और जब x 1 होगा तो लिमिट हो जाएगी पाई बाई 2, log ऑफ 10 ऑफ t log L। अब dt भी तो चेंज होगा, पाई बाई 2 dx मेरा dt बनेगा। तो dx कितना हो जाएगा? 2 बाय पाई। ऐसे ही कुछ बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब log ऑफ 10 ऑफ t, क्या इसका हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको साइन बाय कॉस में बदल दें? और log ऑफ a बाई b क्या होता है? log a माइनस log b। क्यों ऐसा बदला? उसका एक रीजन था। अगर मैं इंटीग्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो अलग अलग हो जाता है, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो जरा मुझे बताओ ये टर्म कितनी होती है? माइनस पाई बाई 2 ln2। और शायद इसमें किंग रूल लगाओगे तो ये भी सेम ही टर्म है। मैं ये वैल्यू भी क्यों लिखूं? किंग रूल से ये दोनों सेम हो रहे हैं, या इसकी भी वैल्यू अपन ने पढ़ी है माइनस पाई बाई 2 ln2, और ये दोनों सब्ट्रैक्शन में है तो वैल्यू हो गई 0। पर आंसर 0 नहीं है। log L इज इक्वल टू 0, तो L हो जाएगा e रेज टू 0 डेट इज 1। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अब ये हो गया हमारा पार्ट। तो बहुत टफ था नहीं, बस यहाँ पे प्रोडक्ट में टर्म्स थी, पावर में 1/n था, इसलिए अपन ने लॉग लिया, ताकि लॉग लेने से वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म r/n का बन जाए। बोलो, इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया था शायद मैंने, ये वाला। अब ये वाला देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है।
इस टाइप के और भी बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी है, पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक इंटीग्रेशन दूसरे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स अ नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, ये हमारे नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, एक चीज तो याद रखना, जनरली जब भी लिमिट 0 से इंफिनिटी दी रहती है, तो ना ध्यान से, जब भी लिमिट 0 से इंफिनिटी दी रहती है तो x को 1/t रखते हैं जनरली। क्या रखते हैं? तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है 1/t रख के? क्योंकि लिमिट इंटरचेंज ही होती है बस, बाकी कोई लिमिट में फर्क नहीं पड़ता है, और बहुत सारे केसेस में वहां तो आंसर 0 बन जाता है, फिर वो देखेंगे अपन बाद में, ठीक है। बट जब भी 0 से इंफिनिटी मिले इन जनरल, तो क्या रख के एक बार ट्राई करना है x को 1/t, ठीक है, क्योंकि लिमिट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इंफिनिटी से 0 हो जाएगा, माइनस बाहर निकालोगे तो फिर से लिमिट। बट यहां पे अभी हमें वो नहीं देखना है। अगर अब हम इस क्वेश्चन को देखें कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो I1 बोल देते हैं, नीचे वाले को I2 बोल देते हैं। प्री लेक्चर शायद सैटरडे को हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, इंटीग्रेशन। किसी भी एक को पिकअप करो, 0 से इंफिनिटी x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब, ये हो गया, ठीक है। अब नीचे एक्स क्यूब है और ऊपर सिर्फ साइन एक्स है, और इधर I1 में, हाँ बेटा बोलो। सर आपकी वॉइस बीच में क्रैक हो रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ सर अभी तो आ रही है, लेकिन बीच बीच में कभी 1-2 सेकंड का पॉज आ जाता है। देख लेना, मुझे बता देना, थोड़ा सा नेट इश्यू होगा तो, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करना है, I2 वाली टर्म में अगर मैं x को 3t से रिप्लेस कर दूं, क्यों कर रहा हूं तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर में टर्म है वहां पे साइन एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब है, मतलब साइन क्यूब एक्स है। डिनोमिनेटर में साइन क्यूब एक्स नहीं है, चलो नीचे तो एक्स क्यूब है, तो अगर मुझे साइन एक्स को साइन क्यूब एक्स बनाना है, तो अगर मैं एक्स को 3t से रिप्लेस करता हूं, मैंने पिछले साल लिमिट के चैप्टर में इस टाइप का लॉजिक समझाया था, इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन लिया था, बस वहां इंटीग्रेशन नहीं था तब। क्या लिमिट में कोई भी फर्क पड़ेगा? अगर तुम x को 0 रखते हो तो t भी 0 ही होगा, और अगर x इंफिनिटी है तो t भी इंफिनिटी होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो, तो dx किसके बराबर हो जाएगा? 3dt। dx हमारा 3dt के बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ 3t, और 3dt 3 बाहर कर दिया, ये dt बन गया, ये हमारा फॉर्म बन गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको सेपरेट करके भी कर सकते हो आप। साइन 3t का, ये 3t का कोई फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का? बिल्कुल होता है, 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t यस सर। अपॉन में 27 t क्यूब dt, और ये 3 और ये 27 मिलके बन गया ये 9t क्यूब बन गया, ठीक है। चलो तो इसको अपन थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिख देते हैं, 3t माइनस 3 साइन t प्लस 4 साइन क्यूब t बाई 9t क्यूब। बस x को 3t इतना सोचना था इस क्वेश्चन में, बहुत बेसिक से लॉजिक है ये सब्स्टिट्यूशन जो यूज होते हैं। x को 2t से रिप्लेस कर दो, 3t से रिप्लेस कर दो, लिमिट पे भी फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी, क्योंकि 0 टू इंफिनिटी है। अब क्या करेंगे, तो अब देखो जरा ध्यान से, जो क्वेश्चन है वो वापस से बन रहा है, मतलब जहां से हमने I2 शुरू करा वो I2 एज इट इज बन रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट I1 भी बनता हुआ दिख रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है? देखो अभी दिखेगा। सेपरेट करो पहली दो टर्म के साथ और इस टर्म के साथ डिनोमिनेटर को, तो 3t माइनस 3 साइन टी अपॉन में 9t क्यूब, t माइनस साइन टी अपॉन में, बोलो 3t क्यूब। 3 को तो शायद मैं बाहर रख देता हूं, ये बन गया dt प्लस 4/9, अलग अलग कर रहा हूं, साइन क्यूब t बाई टी क्यूब, मतलब साइन t बाई टी का होल क्यूब। क्या ये दोनों टर्म जानी पहचानी सी लग रही है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल लग रही है, क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है वो बेसिकली ये I2 था ना, I2, वो बेसिकली I2 वापस से बन गया पर बाई 3 है, और जो दूसरी टर्म है क्या वो I1 ही है? वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है, यू नो वेरी वेल, तुम क्वेश्चन देख सकते हो। अब इधर x की जगह t भी कर दो तो साइन टी बाई टी का होल क्यूब, t माइनस साइन टी बाई टी क्यूब, 0 टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी।
तो क्या यही फॉर्म बनेगा? जवाब दो। तो क्या यहां से I1 अपॉन I2 निकाल के दे सकते हो मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट? आंसर दो। देखो 3/2 आ रहा है क्या? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपकमिंग कोई भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड वैरायटी तुम समझ सकते हो। KVPY बोलो या जेई मेंस बोलो या IIT बोलो, टफ नहीं है। ठीक है, बस एक लॉजिक था x को 3t रखना। कैसे सोचा? यही सेम लॉजिक मैंने लिमिट में करवाया है शायद। x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब को विदाउट एक्सपांशन प्रूव करो या विदाउट लॉपिटल कि इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1/3 1/6 जो भी माइनस 1/3 माइनस 1/6 x माइनस साइन एक्स से अगर और x बड़ा होता है साइन एक्स से तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो होगा नहीं। साइन एक्स माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब हम बोल सकते हैं नेगेटिव होगा। इस लॉजिक से याद भी करवाया था मैंने कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, ऐसा याद कर लो। दर्पण वही हाल है अपना। और फिर होगा क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, लाइफ टाइम अखरेगा कि काश वो चीज ढंग से सुन ली होती। याद रखो बेटा, वरना डिराइव कर लेना भाई ऑन स्पॉट, क्योंकि ये प्लस माइनस ही तो गलत होंगे क्योंकि ऑप्शन वैसे ही देंगे वो तुम्हें। ठीक है, 1/6 बताया था तब मैंने इसका ये वाला टाइप का प्रूफ बताया था कि लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड ऑल। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन में वही सेम लॉजिक लगा दिया। तो ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर हो गया ये दोनों क्वेश्चन कि किसी को कोई डाउट? क्लियर सर। चलो ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तुम अब आगे अपन अब देखेंगे बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन से थे ये दोनों? अच्छा, ये 25 था। तो अब आते हैं हम 26 पे। ये तुम्हारे लिए करने के लिए छोड़ रहा हूं। IIT का PYQ है ये। ठीक है, 0 से 4 पाई e रेस टू टी साइन रेस टू 680 प्लस कॉस रेस टू 480 अपॉन होल अपॉन dt 0 to pi e raised to t into sin raised to 680 plus cos raised to 480 dt। वैल्यू निकालनी है। जब ये जेई में आया था तो मल्टीपल करेक्ट में आया था एंड ऐसे 4 ऑप्शंस दिए थे, आंसर तो निकल जाएगा पर आंसर जो तुम्हारा आएगा वो एक ही टर्म्स में आएगा, ए कांस्टेंट है। फिर उन्होंने दे दिया इफ a इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन विल बी दिस, इफ a इक्वल टू दिस, ऐसे 4 ऑप्शंस दे दिए थे। मतलब बेसिकली तुम्हें इसको सॉल्व करना है। फिर से तुम देखोगे ये 3-4 साल पहले का क्वेश्चन है, ऊपर भी इंटीग्रेशन है नीचे भी है एंड इट विल बी अ वेरी लेंदी बोलो या बहुत बेकार क्वेश्चन बनेगा है, क्योंकि पावर 6 है, उलझ ही जाओगे। तो इंडिविजुअल सॉल्व नहीं होंगे, पर एक को हम दूसरे के फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे ये तो तुम्हें सोचना है, क्योंकि ऊपर नीचे वैल्यू सब सेम है मेरे ख्याल से, बस लिमिट ही अलग अलग है। क्या नहीं, अगर वो भी नीचे ही हो जाएगा 0 से 4 पाए तो सब कुछ ही सेम हो जाएगा, फिर तो वैल्यू अरे ऊपर नीचे सेम ही हो जाएगा। वही तो अंतर है बस ऊपर और नीचे वाली टर्म में। और कैसे अब रिलेट करेंगे, क्योंकि ये शायद पीरियोडिक फंक्शन भी नहीं है क्योंकि ई आ गया है, पर फिर भी क्या हम कोई तरीके से रिलेट कर सकते हैं? मैंने कल के दिन तुम्हें कुछ हिंट्स दी थी, कुछ बोला भी उसका है कि ने प्रूफ पे क्वेश्चन पूछा है, बस इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं। अब वो तुम सोचना, पूरी हिंट दे दी मैंने ये स्टेटमेंट बोल के। ठीक है, अब तुम ट्राई कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वैसे तो बहुत कुछ है अभी इंटीग्रेशन पे, हम देखते रहेंगे, पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है रिडक्शन फॉर्मूला। इसको भी हम डिटेल में आगे बहुत सारी वैरायटीज देखेंगे। ठीक है, पर अभी मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूं कि क्या होता है रिडक्शन फॉर्मूला। फिर उसके बाद हम एरिया का भी बेसिक लॉजिक देख लेंगे, ताकि फिर तुम आराम से यूटी दे देना जो भी क्वेश्चन आते हैं, ताकि फिर हम अलग से प्रैक्टिस करते रहेंगे।
पीछे मत देखो राहुल, देना है, ठीक है। तुम वत्सल को देख रहे हो, यूटी देना है, पीछे वत्सल ही बैठा है ना। हाँ, अब दोनों ने मास्क पहना हुआ है तो ऐसा लग रहा होगा कि टीचर को स्माइल नहीं दिख रही है, पर पलटोगे तो वो तो दिखेगा ना। मास्क पहने हुए पलट लो, मतलब बिना पलटे, ऐसा हो सकता है क्या? क्या पता भाई, वो ट्राई करके देख लो। चलो रिडक्शन फॉर्मूला हम देखते हैं क्या होता है। बहुत इजी। अपन सबसे पहले जैसे कि cos रेस टू nx दे दिया, ठीक है। मैं cos रेस टू nx का रिडक्शन फॉर्मूला बता रहा हूं, तुम उसी तरीके से sin रेस टू nx का फिर खुद ट्राई कर लेना। और कोई कोई मतलब बच्चे तो रिडक्शन फॉर्मूले के प्रूफ के साथ साथ जो आता है फाइनल रिजल्ट वो भी याद कर लेते हैं, तो तुम भी अगर याद करना चाहो तो इनको याद ही कर लेना जो आते हैं रिजल्ट, ठीक है। तुम्हें नेट वगैरह पे भी मिल जाएंगे, अपनी किताबों में भी दिए रहते हैं हर एक के। हम हर एक प्रूफ नहीं करेंगे यहाँ पे, बहुत सारे बनेंगे क्योंकि। पहले इसको देखते हैं, क्या इसको रिडक्शन फॉर्मूला से क्रैक कर सकते हो? पहले तो ये बताओ। इसको तोड़ना है, कितनी भी बड़ी पावर आ जाए पुराने वालों से तोड़ना है, मतलब आयन को IN-1 IN-2 से रिलेट करना है। यही था शायद रिडक्शन पार्ट जो हमने पहले देखा था। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में? क्या अपन ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि एक कॉस अलग कर दें और ये पावर n-1 कर दें? ऐसा लिख सकता हूँ आयन को। रिडक्शन करना है ना तो पीछे जाना है, तो मैंने एक ही में तोड़ा बस उसको, तुम दो में भी तोड़ सकते हो, पर जनरली अपन इसको एक में तोड़ेंगे तो भी हो जाएगा। क्या हम यहाँ पे हम बाई पार्ट्स लगा सकते हैं? जनरली बाई पार्ट्स के थ्रू रिडक्शन फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा। और ऑब्वियसली तुम इसको किस में लोगे? डिफरेंशिएशन में। और इसको किस में लोगे? इंटीग्रेशन में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? हम रिड्यूस करना चाहते हैं, रिलेट करेंगे आयन को IN-1 IN-2 एंड सो ऑन, कि अगर कोई भी बड़ी पावर दी तो अपन धीरे धीरे पीछे खिसक के आ सकते हैं आंसर तक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, जो डेरिवेटिव वाला होता है वो तो एज इट इज रखते हैं हम, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यही डेफिनेट में भी दे सकते थे तो यहाँ लिमिट लगा देनी पड़ती बस, ठीक है। cos x का प्लस sin x होगा। अब चेन रूल जरा ध्यान से लगाना है यहाँ पे, डेरिवेटिव में पावर नीचे आएगी, cos का बनेगा माइनस sin x, और एक और है ना एकदम, ये तो कम ही नहीं करी पावर, तो ये आएगा। देखो ऐसे ही बन रहा है क्या? जवाब दो। sin x इंटू कॉस रेस टू n-1 है, n-1 ये प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x कॉस रेस टू n-2x dx। ये आ गया। किसी को कोई डाउट? चेन रूल आना चाहिए बस डेरिवेटिव में। तो अब क्या करें? अब क्या करें तो मुझे बताओ, ये sin स्क्वायर x हमें फिर से इसको आयन के फॉर्म में लाना है, मतलब फिर से कैसे भी करके आयन या आयन की कम पावर में तोड़ना है। तो sin स्क्वायर x को क्या करोगे? ऑब्वियसली 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करोगे। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, ऐसे ही Yes. होगा। चलो गुड। तो अब तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा n-1। चलो 1 इंटू कॉस रेस टू, ये हो जाएगा कॉस रेस टू इंटीग्रेशन कॉस रेस टू n-2x dx माइनस कॉस रेस टू nx dx हो जाएगा इस इक्वल टू in। ये बन गया पार्ट। अब क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल से ये पार्ट क्या है? IN-2। ये क्या है? IN है। तो क्या इसमें से अब IN निकाल सकते हो पूरा IN-2 की टर्म्स में? हो गया, सब कुछ हो गया है कंप्लीट, अब कुछ नहीं बचा है। sin x cos रेस टू n-1x प्लस n-1 टाइम्स ऑफ IN-2 माइनस n-1 टाइम्स ऑफ IN इज इक्वल टू IN। जरा इसमें से IN की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है ना? एक बार सभी चेक कर लेना। देखो यही आ रहा है, वो एक आयन तो कैंसिल हो जाएगा, ये एन आयन बच जाएगा, एन आयन। केमिस्ट्री याद आ गई एकदम से।
देखो यही आ रहा है, ये होता है भाई रिडक्शन फॉर्मूला। अब तुम्हें बड़ी बड़ी, अब वो एन करके नहीं देंगे कभी भी, एन करके दिया यूटी में या किसी भी एग्जाम में तो इससे इजीएस्ट कोई और क्वेश्चन नहीं होगा। एन को मान लेना 1 2 और 4 ऑप्शन चेक कर लेना। अरे समझ आ रहा है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच वो तो बेस्ट है, वो ही लगाना है। पर हाँ एलिमिनेशन मेथड से करना, एक ही पहला टिक हो रहा है तो उसी को टिक कर गए, पता चला बाकी भी उनमें से एक और दो हो रहा था, उसी को दूसरी वैल्यू के लिए एक सेट नहीं हुआ, फिर वो वैसा दे सकते हैं। जब तक एक सिंगल ऑप्शन नहीं बने तब तक एन की वैल्यू अलग अलग रखते रहना, ठीक है। और जनरलाइज तरीका मैंने बता दिया है। अब एग्जाम में कैसे आएगा, sin raised to 6 के लिए पूछ लेंगे वो 5 की टर्म्स में, तो यहाँ रख देना, या डेफिनेट के तौर पे पूछ लेंगे कुछ, मतलब 0 से लेके कुछ दे दिया π/2 sin raised to 6 या ऐसा कुछ दे दिया, फिर उसके कुछ और भी फॉर्मूले हैं वो आगे हम देखेंगे। पर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27, 26 तो तुम्हें ट्राई करना है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी दे देते हैं साथ में, ठीक है। 28 तुम ट्राई करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। साइन रेस टू एनएक्स का तुम ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, एक साइन अलग करना है, वही बाईपास लगाना है, बिल्कुल एज इट इज। कर लोगे साहब? ठीक है। चल 29, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर ये आप डेफिनिट में क्यों करवा रहे हो, ये तो रिडक्शन फॉर्मूला, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इनडेफिनिट का पार्ट है। अभी तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन डेफिनिट के थ्रू ही पूछे जाते हैं लिमिट देके। 10 रेस टू एनएक्स का देखते हैं, साइन कॉस समझ में आ गया है। अब 10 में हम क्या करेंगे, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है इसका रिडक्शन फॉर्मूला। तो जो तुमने पूछा है ना आज एक क्वेश्चन कॉट, वो वैसे ही जाएगा जैसा 10 में जाएगा, और एज इट इज तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा एक। अगर अपन यहाँ देखते हैं, वहां बस शायद लिमिट दी हुई थी है तुम्हारे उसमें, इनडेफिनिटी था वो, ठीक है, वो रिलेशन निकाल देंगे वो तो। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। फिर से अगर अपन चाहे तो एक 10 को तोड़ते हैं और फिर बाय पार्ट्स लगाते हैं। पर अब प्रॉब्लम क्या है, जो एक 10 को तोड़ोगे उसको तुम्हें इंटीग्रेशन में लेना, तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट एक्स, यही होता है शायद। तो लॉग आ जाएगा, फिर एक और इंटीग्रेशन तो और उलझ जाओगे, लॉग को तो लाना ही नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि एक 10 को अलग करने से क्या नुकसान है हमारा यहाँ पे? यस सर। तो क्या करें, तो दो अलग कर लेते भाई, दो भी तो कर सकते हैं अलग, और क्या पता ये तो और भी इजी हो जाए, अब क्वेश्चन बिना बाय पार्ट्स की स्प्लिट हो जाए। देख लेते जरा, तोड़ दिया मैंने इसको दो भागों में। अब बाय पार्ट्स मत सोचो अभी, इसको थोड़ा सा खुद ही ट्राई करने की कोशिश करो। क्या tan स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं? हो गया क्वेश्चन तो सॉल्व। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो, कैन वी राइट लाइक दिस? यस यस सर। चलो सेपरेट करो अब, सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 10⁻⁻² dx माइनस इंटीग्रेशन 10⁻⁻² dx इज इक्वल टू in। बोलो ऐसे ही बनेगा। क्या ये बगल वाला ये क्या दिख रही है टर्म, in-2, n ही तो बदला है, बाकी सब तो सेम है। और इस वाले पार्ट, सर ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, tan x को t रखो, dt अपने पास सामने है, तो कुछ बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सबसे इजीएस्ट रिडक्शन फॉर्मूला है बिना बाय पार्ट्स के। तो tan x को अगर अपन थोड़ी देर के लिए अगर t मान ले, तो बाकी बचा हुआ पार्ट अपना dt हो जाएगा, t⁻n-2 dt बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t⁻n-1 अपॉन n-1, x⁻n+1 होता है। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, tan x की पावर में n-1 अपॉन n-1 माइनस in-2 इज इक्वल टू in। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो? ये आ गया। तो i ऑफ n प्लस i ऑफ n-2 10 की पावर में n-1 टाइम्स ऑफ x अपॉन n-1, दिस इज माय आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम प्लस गुड सीईटी। आरडी में है, बिल्कुल है। अगर आरडी तुम्हें शायद आज तक का मैंने डेडलाइन दिया था, डेफिनेट खत्म करो, फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो लेट सबमिशन करके कल तक तो सबमिट कर ही देना डेफिनेट इंटीग्रेशन एनी हाउ। और अगर जिसका आज खत्म हो जाता है
वो 3 दिन में टारगेट रखो एरिया चैप्टर आरडी का खत्म करने का। फिर कितने दिन बोले मैंने? 3 दिन। थोड़ा तो प्रेशर आएगा बेटा, अब खत्म करना है जल्दी से हमें, तब जाके हमें फिर 12th भी शुरुआत करनी है। और अब तुम में पढ़ने का तो शायद फोकस आ चुका होगा, अगर अभी भी फोकस नहीं हुए हो तो फिर ट्रेन छूट गई है फिर तो। अब बचे ही कितना टाइम है? अब 3 महीने भी नहीं बचे अब तो मतलब। और अभी भी तुम सोच रहे हो कि एंड में पढ़ेंगे, तो वो एंड तो आ चुका है। अब क्या है, आखिरी ट्रेन बाकी है, बैठ जाओगे तो अच्छा है, वो छुट्टी तो गई। फिर अब अगले साल आएगी, अगले साल वापस से आएगी टर्न। I of n plus I of n minus 2 is equal to 10 raised to n minus 1 x upon n minus 1. ऑनलाइन स्टूडेंट याद कर लोगे इसको, रिमेम्बर। और आयन क्या है वो तुम्हें समझ में आ गया है। बोलो 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 ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मैं यही टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लूं, देयरफॉर इफ आयन इज इक्वल टू 0 to π/4, अगर मैं लिमिट तुम्हें 0 से π/4 दे दूं, क्योंकि यही क्वेश्चन तुम्हारे आरडी में दिया है, और 1 या 2 साल छोड़ के एनसीईआरटी या गुजरात बोर्ड या जो भी हो वो सब ये क्वेश्चन पूछते हैं। गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होता था ये वाला, 0 to π/4 10 raised to n x dx। हर साल पूछा जाता था उनकी टेक्स्ट बुक के थ्रू ये क्वेश्चन। अगर ये तुम्हें आयन देते, मतलब अब लिमिट लगाती है, तो बिल्कुल ऊपर जैसे ही करना है, बस क्या हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी। अगर लिमिट आ जाएगी तो इस वाले पार्ट में लिमिट लग जाएगी ना बेटा। और 0 से π/4, अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, π/4 रखोगे तो 10 π/4 1 हो जाएगा, 0 पे तो 10 0 0 होता है, तो क्या डायरेक्ट लिख दूं, I of n plus I of n minus 2 1 upon n minus 1। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी डाउट तुम पूछ सकते हो, बस लिमिट लगाइए इसके अंदर फ्रॉम 0 to π/4, बस वही एक टर्म थी, बाकी तो इंटीग्रेशन में छोड़ा हुआ है, ये आ गया। तो इसी को अपन अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, n को n+1 से रिप्लेस करो, I of n plus 1 plus I of n minus 1 1 upon n हो जाएगा। और ऐसे और भी तुम बदल सकते हो अलग अलग फॉर्म में, कोई भी एक याद कर लो, I of n plus I of n minus 2 1 upon n minus 1 होता है, किसी भी फॉर्मेट में तुम याद रख सकते हो, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन, स्कूल लेवल का क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत इजी सा, जो स्कूल में पूछा जाएगा या गुड सीईटी में। 0 to π/4 10 raised to nx dx अगर I n है, देन तुम्हें बताना है I8 plus I6 comma I10 plus I8 comma I12 plus I10 will be in AP, GP, HP, AGP। ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और ये भी अगर तुमने आरडी करी होगी तो ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। उसमें रेसिप्रोकल क्योंकि एचपी सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, तो बहुत इजी है पूछना, इसका 1 upon करके पूछ लो, तो वही जो एचपी में वो एपी बन जाएगा। यही तो होता है, एपी के रेसिप्रोकल कर दोगे हर टर्म्स को तो एचपी, एचपी का कर दोगे तो एपी। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर, जरा देखते हैं। I8 plus I6 क्या हो जाएगा बताओ, सेम अभी अपन ने पढ़ा 1 upon I7 होगा ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, देखो इधर 2 का गैप होना चाहिए, तो वो बीच वाला आएगा 1 upon में। यस सर। चलो, तो I10 plus I8 क्या होगा 1/9, I12 plus I10 क्या होगा 1/11। कोई एक याद रखना, फिर जो फॉर्मेट में पूछो उसमें बदल लेना है इनको रिप्लेस करके। तो 1/7 1/9 1/11 ऑब्वियसली एचपी में है, क्यों, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल एपी में है, तो वो टर्म्स खुद एचपी में होती है। अगर यहीं पर ही 1 upon I8 plus I6 पूछते, जो कि तुम्हारे आरडी का क्वेश्चन है, तो उसमें आंसर एपी हो जाता। फिर अभी यहाँ पे आंसर मेरा एचपी है। चलो क्लियर हो गया, ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। Yes, sir. ठीक है, अब और किस टाइप का मेंस में आ सकता है एप्लीकेशन, तो मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं।
0 to pi by 4 10 raised to 10x plus 10 raised to 8x का इंटीग्रेशन, और तुम लगे पड़े हो इसको सॉल्व करने में, एक 10 अलग करके 10 स्क्वायर करके। क्लिक नहीं होगा, ये मैं फिर कह रहा हूं। तुम्हें जब जेई वाले पूछेंगे तो वो n की वैल्यू दे देंगे, तो फिर क्लिक होगा ही नहीं तुम्हें कि यहाँ कोई रिडक्शन जैसा कुछ लगाना है क्या। जब तक n दिखता है तो रिडक्शन क्लिक होता है, n नहीं दिखेगा तो क्लिक ही नहीं होगा। और जबकि देखा जाए, इसलिए बोलो याद कर लो। तो देखो एक बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है याद करने का बेनिफिट। देखा जाए तो ये i10 प्लस i8 ही पूछ रहे तुमसे, और इसकी वैल्यू तो हमें याद है 1/9 होगी। खत्म क्वेश्चन, और तुम लगे रहोगे वरना। या अलग अलग करोगे, फिर एक 10 स्क्वायर एक्स को अलग सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 और एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ तो जाएगा। पर कभी कभार हम नहीं सोच पाते इतना, या इसी को और कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। अलग अलग ऐसे इंटीग्रेशन दे देंगे अलग अलग, 10 के 2 टर्म इधर, 10 के इधर टर्म इधर डिवीजन में, इधर पावर में दे देंगे, बहुत बड़ा 10 10 10 10 10 दिखेगा फ्रॉम 0 to pi by 4। और तुम्हें ऐसा लगेगा बाप रे सर अब तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, तो मेंस में, जबकि उसमें कुछ नहीं था, बस ये वैल्यू लिखनी थी और सॉल्व करना था। एक अलजेब्रा का क्वेश्चन था 9th क्लास का, एक्सपोनेंशियल जो नंबर्स हो वैसे जो बनता है। समझ में आया? तो ये टफ नहीं है, बस ये याद रख लेना, ये छोटा सा क्वेश्चन है, पर मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नंबर हम फिर भूल गए, इसको 30 देंगे तो इसको 31 देंगे। ये है छोटा सा क्वेश्चन, पर मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31। इज दैट क्लियर टू ऑल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। Yes. चलो ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये तुम भूलोगे नहीं। और भी कुछ हम करेंगे रिडक्शन के फॉर्मूले, बट वो बाद में करेंगे, ठीक है। अभी तुम बस इतना बता दो, ये वाले तो अब तुम खुद ही बना लोगे। सीकेंड रेस टू एनएक्स में क्या करोगे? साइन कॉस 10 हो गया, अगर इसका रिडक्शन करना है तो सीकेंड रेस टू एनएक्स में भी क्या मैं एक सेकेंड अलग करूंगा क्या? एक सेकेंड का कोई फायदा नहीं है, क्यों है फायदा? एक सेकेंड का करूंगा तो सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीकेंड एक्स टेन एक्स मत बोल देना, वो डेरिवेटिव होता है, ठीक है। और पावर में n-1 का तो डेरिवेटिव वैसे भी नहीं कर पाएंगे अपन डायरेक्ट। और सीकेंड एक्स का होता क्या है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स, या लॉग ऑफ 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय, बहुत सारे हैं, ठीक है। क्या सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स होता है, ओके। वहां कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, और वहां 10x/2 आता है, कॉजेक में आता है ना शायद, और सेक में पाई बाय 4 ऐसा आता है। वो तुम बदल लेना, याद करो हर्ष, भूलना नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। अब भूलने जैसा कुछ है ही नहीं कि सर बाद में रिवाइज कर लेंगे। अब बस यही है आखिरी, हमेशा ऐसे पढ़ाई करो जैसे कल के दिन पेपर है। समझ आ रहा है? और ये दुआ करो कि जो अभी तक अपन ने रिवाइज करा बस वही पेपर में आए, तो तुम उसको अच्छे से दिमाग में रखोगे, बस हो गया। जो कल के लिए छोड़ रहा है कि मैं आगे जाके पढ़ लूंगा, रिवाइज कर लूंगा फॉर्मूला, वो कल कभी नहीं आया, पता है, कभी नहीं आता है टॉपर बच्चे के लिए भी, कि सर आगे फॉर्मूले तो है याद कर लूंगा आगे एक दिन पहले। वो एक दिन पहले नहीं हो पाएगा। तुम याद भी कर लोगे ना तो पेपर के वक्त क्लिक नहीं होगा। एक दिन पढ़ी हुई चीजें नहीं होती है याद कभी भी। पहले से अगर सब कुछ याद है, फिर आखिरी दिन जो रिवाइज करते हो वो पेपर में सॉलिड याद रहता है, वरना पेपर में आज कचरा रहता है। वो सर ऐसा ही कुछ था, मतलब जैसे अभी तुम बोलते हो, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर तुम्हें ही देना है, और जितने फॉर्मूले अच्छे से सॉलिड याद रखोगे तुम्हें ही फायदा है, तुम्हें कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होगी। हमने पहला लेक्चर इंटीग्रेशन में उसी टाइप से ही दिया था मैंने तुम्हें, जहां पे ट्रिगो ही समझा था हमने। फिर इतना क्लियर हो गया है कि हम यहाँ पे सीकेंड एक्स अलग नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली इसको किस में तोड़ोगे? और फिर इसको हम लेंगे किस में? ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में। और सीकेंड स्क्वायर एक्स का 10x होता है शायद, और 10x आएगा, फिर इसके डेरिवेटिव में सीकेंड एक्स 10x आएगा, तो 10 स्क्वायर एक्स बनेगा, जिसको सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 फिर से लिख देना। कर लोगे रिडक्शन फॉर्मूला? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। किसी का माइक ऑन हो गया है, आरव का माइक ओपन हो गया था। चलो क्लियर हुआ सबको ऑनलाइन स्टूडेंट? और ऐसी 30 ये करना जरूर एक बार रिडक्शन, ठीक है। कॉजेक की पावर में nx dx, इसको भी 2 में तोड़ोगे। और फिर तुम्हें पता है ये बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब
और भी कुछ बाय पार्ट्स पे बनते ट्रिगो में देखा जाए तो, मतलब रिडक्शन में, जैसे कि साइन रेस टू mx कॉस रेस टू nx, दो के भी चलते हैं, तो दो अलग अलग आई एम कॉमा एन, तो ये सब अपन अब बाद में देखेंगे, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और कुछ दूसरे फॉर्म में भी बनते हैं, जैसे मैंने ई रेस टू एक्स में रिडक्शन बताया था, शायद किसी को याद हो तो, जब मैंने रिडक्शन वर्ड यूज पहले किया था। मतलब और में भी रिडक्शन बन सकता है कि नहीं, मुझे बताओ। बिल्कुल बन सकता है। एक क्वेश्चन और लेना रिडक्शन का आखिरी, तो एक और देख लेते हैं, एक्स रेस टू एन ई रेस टू एक्स डी एक्स, क्या इसमें रिडक्शन फॉर्मूला लग सकता है? मेरे ख्याल से तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो ये बाद में करेंगे, चलो अभी टाइम कम है क्योंकि 4:50 हो गए हैं, अपन और प्रैक्टिस बाद में करेंगे। ठीक है, क्या? हाँ हाँ, कर लेना कर लेना। 32, 33 ये हो गए। अब उसके बाद इसको हम यहीं थोड़ा सा गैप देते हैं, और जो नेक्स्ट थ्योरी है, बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत इजी, और ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करना है, पर एप्लीकेशन है बेसिकली। ठीक है, तो जनरली ये डेफिनेट के साथ का ही मैं पार्ट लेता हूँ, पर एनसीईआरटी ने शायद अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं इसको, तो हमारा क्वेश्चन नंबर तो वैसे ही कंटिन्यू में चलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 34। पर एरिया अंडर कर्व, एरिया का मतलब क्या है? क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया में कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल है डिफरेंस। अगर मैं ये एक्स एक्सिस बोलता हूं और ये मेरा कोई फंक्शन है, तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो तुम्हें बेसिकली वो देता क्या है? अगर यहां देखा जाए तो वो एरिया ही दे रहा है, बाउंडेड। जैसे रेक्टेंगल दे देते तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वैसा सर्कल का दे दिया इक्वेशन तो हमें एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, तो वही जो वैल्यू मिल रही है वही आंसर आ रहा है। बट अगर मैं तुम्हें ऐसा फिगर दे दूं और एक्स एक्सिस के अबाउट मैं तुमसे एरिया पूछ रहा हूं, नॉट इंटीग्रेशन, एरिया पूछ रहा हूं ए से बी, और ये ब्रेक हो रहा है, मान लो सी पे ब्रेक हो रहा है, तो क्या ये दोनों पार्ट ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? बिलो एक्स एक्सिस ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एरिया है, एरिया मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपन को हमेशा। तो कैसे करोगे? फंक्शन तो एक ही है, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे इसको। कैसे? ए से सी तक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे प्लस सी से बी तक, और सी से बी तक जब करोगे तो यहां मैं क्या मॉड लगा दूं तो पॉजिटिव ही हो जाए, क्योंकि वो पक्का नेगेटिव आएगा, बिलो एक्स एक्सिस से डेफिनेट इंटीग्रेशन है आएगा। या माइनस टाइम्स ऑफ सी टू बी कर दूं, ऐसा लिख सकता हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। यस सर। चलो ठीक है, एक ये केस हो गया। मान लो अगर ऐसा जा रहा है, एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा जा रहा है, दो अलग अलग फंक्शन है ये, हमें ए से बी तक करना है, सी पे ब्रेक हो रहे हैं, और मुझे ये एरिया निकालना है पूरा, विद एक्स एक्सिस बाउंडिंग कर रहा हूं मैं। तो क्या करोगे? तो एफ एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे ए से सी, सी से बी करेंगे अपन जी ऑफ एक्स को। कोई डाउट? बहुत इजी है पार्ट, इसमें कुछ है नहीं, हम करेंगे पर क्वेश्चन प्रैक्टिस डिटेल में। ठीक है, बट अभी बस हम लॉजिक समझ रहे हैं बस, क्योंकि टाइम कम है। उसके बाद और कौन सी सिचुएशन आ सकती है? कुछ नीचे कुछ ऊपर, इस टाइप से आ गया। अब दो कर्व आ गए, देखो अब दो कर्व देख रहे हैं ना अपन यहां से, ये अपना पहला पार्ट था, ये दूसरा था, तीसरे में हमने अब दो कर्व लगाने लग गए अपन एक एक इंटरवल में। अब चौथे पार्ट में आते हैं। मान लो एक ग्राफ ऐसा जा रहा है और एक ग्राफ ऐसा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें निकालना है इन दोनों के बीच का एरिया बाउंडेड। अब एक्स एक्सिस नहीं पूछ रहा हूं मैं तुमसे, ये एरिया पूछ रहा हूं। ऐसा भी तो हो सकता है, एरिया ऑफ लूप या एरिया बाउंडेड, जो भी आ रहा है इन दोनों कर्व का। क्या बोल रहे हो? ऊपर वाले का पूरा इंटीग्रेट करके एफ को इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, बस एक लॉजिक याद कर लो, ये भले ही ग्राफ नीचे चले जाए बिलो एक्स एक्सिस पे तब भी चलेगा, बस एक लॉजिक जिसका नाम है जब भी तुम्हें किसी भी इंटरवल में एक से ज्यादा फंक्शन दिख रहा है, मतलब दो फंक्शन, दो ही फंक्शन देंगे, तीन कैसे दे देंगे एरिया बाउंडेड में? ठीक है, दो, किसी भी एक इंटरवल में दो फंक्शन दिख रहे हैं, कोई एक ऊपर है और एक नीचे। अगर एक ही फंक्शन है तो जैसा अभी अपन ने तीन केस देखे,
ऐसे ही बनेगा। एक और केस बन सकता था इसमें, जब फंक्शन पूरा ही नीचे हो, तब कैसे निकालोगे? ये तो बहुत इजी था, माइनस साइंस ऑफ एफ एक्स ही कर दे फ्रॉम ए टू बी, या मॉड ले ले। ये मैंने बताया नहीं है तो तुम भी समझदार हो, जो वैल्यू आएगी उसका मॉड ले लेना, ठीक है। अब जब एक से ज्यादा फंक्शन दिख रहे हो किसी भी इंटरवल में, मान लो ए से बी तक में, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, क्या बोला मैंने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। बस ये याद कर लो, कभी भी गलती नहीं होगी एरिया में, बस ये एक छोटा सा पॉइंट है। सर वो अगर नीचे जाएगा तो फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं सोचना है, किसी भी कुछ भी नहीं सोचना है, मॉड भी नहीं लेना है। जब भी तुम्हें ए से बी तक बोला जाए और उस इंटरवल में दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो अपर माइनस, फिर से बोलो अपर माइनस, मॉड नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। समझ में आया? तुम लॉजिकली जब इसको अलग अलग उसमें लेते रहो, अपने आप पॉजिटिव आएगा, कुछ अलग से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देना है बस, ठीक है। मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स फ्रॉम ए टू बी, नथिंग, अपने आप पॉजिटिव आएगा, अपने आप वो सेट होके आएगा। किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर कुछ अगर नीचे जाएगा कुछ ऊपर तो वो नेगेटिव, वो सब सेट है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो उस चीज का, तुम टेंशन मत लो, बस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ले लो। अगर क्रॉस चेक करना है तो तुम एक फिगर बना के देख सकते हो, एक ग्राफ ऐसा लो और एक ग्राफ को ऐसा ले लो, ठीक है। मान लो मुझे यहां से यहां तक का इंटीग्रेट करना है, ये ब्रेक हो रहा है सी पे, ऐसा अपना साइन कॉस के ग्राफ में आ सकता है ना। इस बार के जेई मेन में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, साइन एक्स और कॉस एक्स के आगे मैक्सिमा लगा दिया और एक और कोई फंक्शन दे दिया और उनके बीच का एरिया बाउंडेड, तो बन जाता है, उसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी। अब जैसे ये वाला दे दिया मैंने कुछ भी, तो मुझे एरिया बाउंडेड निकालना है, मतलब कौन सा? ये निकालना है मुझे, ये और ये। एक्स एक्सिस से नहीं बोला है, एक्स एक्सिस से बिल्कुल नहीं बोला, वो तो अपन इंटीग्रेशन में यूज कर लेंगे, पर तुम्हें एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, तुम वहां कुछ भी एक्स एक्सिस का रोल है क्या? ये वाला तो एरिया नहीं लेना है ना, ये कब लेते हैं? जब एक्स एक्सिस से तुम्हें बोलते हैं एरिया लेना है, एरिया बिटवीन दिस टू कर्व, तो ये लोब और ये लोब आएगा। तो क्या करोगे? ऑरेंज वाले को एफ एक्स बोल दो, नीचे वाले को जी एक्स बोल दो, मतलब ये रेड वाले को। तो ए से सी में क्या करोगे? एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस, फिर करोगे जी एक्स माइनस एफ एक्स। लॉजिकली चेक करना है कि तुम कर लोगे ट्राई, A1 A2 एरिया मानना, ये A1 है, ये A2 है और ये एरिया भी आएगा। अब जब तुम यहां से A से C तक इंटीग्रेट करोगे तो ये कुछ प्लस में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। जब ये वाला करोगे, ये वाला, तो ये एक एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, और ये पहले वाले में भी तो आ रहा है ये एक्स्ट्रा, वो आएगा, प्लस इसके बाद नेगेटिव आएगी पूरी वैल्यू, और जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव वाला अपने आप प्लस हो जाएगा। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होता है ना, और नेगेटिव का पॉजिटिव करके बताऊं कि समझ जाओगे? A1 A2 A3 A4 ऐसे एरिया मान लो, और फिर डेफिनेट के अकॉर्डिंग जो आ रहा है प्लस माइनस वो लिखो, अल्टीमेटली तुम्हें यही लोब दिखेंगे दो, मतलब अपर कर्व माइनस, बोलोगे तो नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है फिर तुम्हें, जहां इसमें ज्यादा दिमाग लगाया कंफ्यूज हो जाओगे, फिर ये ऊपर ये नीचे ये माइनस कुछ नहीं, ठीक है। बस और क्या केस बन सकते हैं? और अगर कोई केस है तो एक ऐसा बन सकता है, मान लो एक ऐसा गया और एक ऐसा जा रहा है ग्राफ, और ये वाला एरिया विथ एक्स एक्सिस पूछ लिया मैंने, और इस पे ब्रेक हो रहा है सी पॉइंट पे, ये ए है ये बी है, ये मेरा एफ एक्स जा रहा है, ये मेरा जी एक्स जा रहा है। ये तो अभी अपन ने देखा ही था इस टाइप का, तो ए से सी, सी से बी, यहां एक इंटरवल में दो ग्राफ नहीं है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग ग्राफ है, देख लो एक बार, कंफ्यूज मत होना। ए से सी में सिर्फ एफ एक्स है, जो बाउंडेड लेना है उसमें देखो, और सी से बी में सिर्फ जी एक्स है, जो बाउंडेड देखो जो लेना है। दो कर्व है क्या? नहीं है। बेसिकली यहाँ पे भी दो कर्व होते हैं, पता है दूसरा कर्व कौन सा है? वो लाइन एक्स एक्सिस। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे तो लोअर कर्व क्या है? y इक्वल टू 0। अरे y इक्वल टू 0 ही होती है ना एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 मतलब 0 ही लिख रहे हो ना अपन वहां पे, ऐसा रहता है। हो जाएगा अब तो, मेरे ख्याल से अब तो तुम कर लोगे, ठीक है। ये हो गया पार्ट अपना। किसी को कोई डाउट? समझ में आया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। हाँ बोलो। यस सर। एक ऐसा है, एक ऐसा है, बीच में एक सर्कल है, ऊपर एक सर्कल, इंटरसेक्ट कर रहे हो दोनों। ओके, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ऐसा हो गया।
कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बचपन में जैसे करते थे ना I2 एरिया निकालने को बोलते थे, ज्योमेट्रिक मेंसुरेशन के अंदर तो अपन इतना एरिया माइनस दिस एरिया कर देते थे, करते थे ना ऐसा। बस यहाँ पे भी वही करना है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, अब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का है वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे किसी भी टाइप से मान लो अपना ये फंक्शन लिया, मान लो एक्स एक्सिस मेरी ऐसी जा रही है, कहीं यहाँ से जा रही है। अगर सिमेट्रिकल फिगर है तो जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पूरा एरिया ले लो माइनस लोअर फंक्शन ये ले लो एरिया, तो ये वाला मिल जाएगा। अब नीचे अगर दूसरा फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वही अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। अब अपर फंक्शन ये रहेगा उसी इंटरवल में, माइनस लोअर फंक्शन ये वाला अपने आप पॉजिटिव आएगा, मॉड बॉड लेने की जरूरत नहीं है। अपर माइनस लोअर में अगर दोनों ग्राफ नीचे भी हो, ये एफ एक्स है ये जी एक्स है, तो मॉड वॉड का लोचा मत लो तुम। क्यों? तुम्हें क्या करना है, अपर कौन सा है एफ एक्स, लोअर कौन सा है जी एक्स, ए से बी। तुम अपने आप ही देखो एफ एक्स की वैल्यू थोड़ी छोटी आएगी नेगेटिव में ये वाला, और जी एक्स ये पूरा कंप्लीट आएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो प्लस हो जाएगा ना अपने आप ही। ये तो अपर माइनस लोअर। अगर उसी इंटरवल में दो से ज्यादा हो रहे ऊपर अलग नीचे अलग अनसिमेट्रिकल है तो ऊपर का अलग करो नीचे का अलग करो उसी इंटरवल में। बस अपर माइनस लोअर याद रखना। अपर माइनस लोअर से मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन अब टफ है। ठीक है, एक क्वेश्चन बस मैं करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन, क्योंकि टाइम अब है नहीं। ठीक है, पर इतनी थ्योरी के बाद अब तुम एरिया का कोई भी क्वेश्चन तो कर सकते हो। बस एरिया में करते कैसे कैलकुलेशन, उसके लिए हाँ आर.डी. शर्मा इज द बेस्ट बुक। मैं फिर कह रहा हूं, एरिया में सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की कि एरिया को कैसे सॉल्व करना है एंड ऑल। तो उसके लिए क्या बुक उठाओ, आर.डी. शर्मा। एक और पॉइंट बता देता हूं, हाँ एक और थ्योरी है इसमें। अभी तक अपन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देख रहे थे। अगर कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए, ऐसा कोई ग्राफ है और अब मैं पूछ रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो इधर से देखना है तुम्हें अब। और कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है और वाई से निकाल के थोड़ी आसान हो जाए कैलकुलेशन, हो जाता है कई बार जब दो फंक्शन दे दे। तो वाई एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे, ये y1 ये y2 ये लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू। अगर मुझे कौन सा लेना है, वाई एक्सिस के अबाउट लेना है। ठीक है, मतलब पूरे फंक्शन में x निकालो y की टर्म्स में और y1 से y2, तो अपन को कौन सा एरिया मिलेगा, ये समझ आया कि नहीं। आरडी में ऐसा अलग से सेक्शन है जिसमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस से क्वेश्चंस को क्रैक करा बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। हम करेंगे क्वेश्चन क्लास में, अपकमिंग क्लासेस में। गुजरात की जो अपनी गुड सिटी होती है उसमें एरिया पे क्वेश्चन आते हैं 5 से 6 6 से, क्योंकि उसमें 12th के सिलेबस होता है तो हर एक क्वेश्चन से ज्यादा आते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा तय है कि वाई एक्सिस वाले से क्वेश्चन आसानी से हो रहा है सॉल्व, जैसे कि अपना साइन इनवर्स एक्स हो गया। अपन करेंगे आगे ऐसे क्वेश्चन। साइन इनवर्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टफ होता है, साइन इनवर्स में तो बाई पार्ट लगेगा ना 1 into करके एंड ऑल, और वही वाई एक्सिस से ले लो तो वो साइन एक्स का ही अपना साइन वाई, एक्स इक्वल टू साइन वाई। तो साइन वाई का तो इंटीग्रेशन कोई भी कर सकता है, बस लॉजिकली देख लेना कौन सा एरिया कौन सा हिस्सा उठाना है मुझे। हम करेंगे क्लास में, ठीक है आगे जाके। एक क्वेश्चन अभी तो मैं नॉर्मल वाला बता देता हूं तुम्हें। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, कौन सा क्वेश्चन करवाऊं, अरे वो ठीक है, नंबर नहीं चाहिए मुझे। फाइंड, यही कर लेते, फाइंड एरिया 34, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x। अभी अभी पढ़ा था अपन ने, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जेई मेंस 2020, कौन सा साल चल रहा है, मैं भूल जाता हूँ कई बार, 21 है कि 22 है कि 23 है, क्योंकि तुम्हारे ग्रुप में 22 लिखा रहता है और 23 जो तुम्हारे छोटे वाले, और अभी साल चल रहा है 21, वो याद ही नहीं रहता है, बहुत कंफ्यूजन आता है। मैं कभी बार ईयर ही याद नहीं आता है, 21 चल रहा है 22 चल रहा है, क्या चल रहा है पता ही नहीं। जब मैं आया था तब 2013 था, अब 21 आ गया है।
Find the area bounded by y equal to cos x and y equal to sin x between two consecutive POI. ये एक क्वेश्चन करेंगे और ये इस साल के मेंस में आया. इजी है, बट द थिंग इज दैट क्या तुम ग्राफ बना सकते हो कि नहीं. इसमें हम ग्राफ एंड ऑल भी देखेंगे, बहुत सारे हम पढ़ेंगे डिटेल में. हाँ, ऐसा कोई टॉपिक हुआ ही नहीं जिसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा. जब तक तुम बोर नहीं हो जाओ तब तक अपन पढ़ते ही है. फिर तुम खुद ही बोलते हो सर बहुत हो गया, तो आगे बढ़ जाते हैं. लॉजिक्स हमने सब देख लिए हैं. ओके, तो क्या करोगे सबसे पहले, तो cos x और sin x का क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे. cos x का ग्राफ ऐसा होता है, sin x का ग्राफ ऐसा होता है. कॉन्जिक्यूटिव कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, तो ज्यादा दूर वाला क्यों ले, नियर बाय वाला ही लेना ओरिजिन से. तो एक पॉइंट ये दिख रहा है, यस सर, और दूसरा पॉइंट ये दिख रहा है, और वो पॉइंट तुम्हें पता भी होना चाहिए. एक तो π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, 1 - 1/√2. तो पाई प्लस 5 π/4 ही होगा ना सर. फर्स्ट और थर्ड में साइन वाइज सेम होगा, तभी तो फिर मैग्नीट्यूड सेम करके अपन देखेंगे, और 1/√2 पे सेम होता है. तो π/4 से 5 π/4, पाई प्लस π/4, दोनों पे वैल्यू सेम ही आती है. और एक्स एक्सिस कहीं पे भी दिया है क्या, बाउंडेड विथ एक्स एक्सिस, नहीं. तो एक्स एक्सिस से नहीं लेना है, तुम ये एक्स एक्सिस हटा दो. माइनस लोअर. बिल्कुल सही, हमें एक्स एक्सिस हटा भी सकते हैं अपन, हटा दो. तुम्हें सिर्फ दो ग्राफ दिख रहे हैं और उनके बीच का एरिया बाउंडेड पूछा है सर. हम एक्स एक्सिस इसलिए बनाते हैं ताकि थोड़ी सी मतलब फिगर अच्छा सा बन जाए अपना, बस इसीलिए. हमसे ये एरिया पूछा है. ऊपर जाए नीचे जाए हमें नहीं सोचना है. अगर उस पूरे इंटरवल में अपर फिक्स है लोअर फिक्स है तो अपर माइनस लोअर. अगर अपर लोअर भी चेंज हो रहा है तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग ब्रेक करो. फिर तो बताओ क्या करोगे. π/4 से 5 π/, मैं एक्स एक्सिस के अबाउट वाला ही ले रहा हूँ, वाई एक्सिस के अबाउट लूंगा तो कुछ और आएगा. हाँ, π/4 से 5 π/4 अपर माइनस है, cos x. हमेशा sin x ही ऊपर है और हमेशा cos x ही नीचे है. अगर sin बीच x में कहीं minus ब्रेक cos होता x तो अपन हो तोड़ देते. बिल्कुल, बीच में मैं तोड़ देता, वरना ये आ गया. कर लोगे इसको. अब इंटीग्रेशन आना चाहिए. तो मैं 30 सेकंड देता हूँ इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इसके आंसर भी गलत निकाले बच्चों ने इस साल जेई मेन के पेपर में. बोलो, पता नहीं क्या क्या गलतियां, मतलब मेरी गलती है कि मैं बार बार तुम पे छोड़ देता हूँ, इसके बाद तो हो ही जाएगा. और गलती वहीं से शुरू हो रही है पेपर में. कितना, 2√2. चलो तुमने तो सही निकाला. अभी तो एक्चुअली क्या प्रेशर नहीं है ना, वो प्रेशर में होती है सब गलतियां. 5 π/4 पे वैल्यू, और इसमें क्यों गलती होती है, साइन का माइनस कॉस, कॉस का प्लस साइन, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में पाई प्लस थीटा है, तो वो क्वाड्रेंट की. समझ आ गया कहाँ गलती होती है. 2√2. 2√2 इज द आंसर. ठीक है, अब वो तुम कर लेना. एक क्वेश्चन और दे दो वाई एक्सिस के अबाउट वाला, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस. ठीक है, फिर अपन करेंगे. हो सकता है, हाँ ध्यान से सुनना सब, थर्सडे को शायद मेरी क्लास ना हो, तो तुम उसी टाइमिंग पे यूटी दे देना. ठीक है, क्या के दे देना अगर ऐसा हो तो, मतलब दे सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है. यहाँ पे भी आके बच्चे तो दे देते हैं. ठीक है, तो मैथ्स की क्लास हो सकता है ना हो, क्योंकि मैं कुछ कहीं जा रहा हूँ बाहर, तो आने में शायद लेट हो सकता हूँ शाम को. तो मेरा पहला ही लेक्चर होता है शायद, तो शायद ना लगे लेक्चर उस दिन. ठीक है, तो तुम अपने लेवल पे एक तो यूटी तो देना ही है. कल परसों नरसों थर्सडे फ्राइडे शायद ओपन है ना, इस बार थर्सडे फ्राइडे ओपन करा हुआ है, तो तुम अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग दे देना. बाकी अपने लेवल पे मैथ्स के लेक्चर में प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, क्वेश्चंस की अगर यूटी दे दिया हो तो. चलो खैर, हाँ एक क्वेश्चन और ले लो. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y equals to sin inverse x and y equals to cos inverse x. With x axis, हाँ अब with x axis अलग से दिया है. ठीक है,
ऐसे विथ वाई एक्सिस भी दे सकता था, तो वाई एक्सिस को लेते हुए, मतलब यहाँ पे विथ नहीं देते हुए वो ऐसा लिखते, विथ गलत वर्ड हो जाएगा अगर करेक्ट लैंग्वेज जाए तो, साइन इनवर्स एक्स कॉमा कॉस इनवर्स एक्स एंड एक्स एक्सिस, मतलब तीनों से मिलके जो बनेगा वो एरिया लेना है। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद है, कुछ tan x से जैसा होता है, और cos इनवर्स x का ग्राफ कुछ ये ऊपर से उठते हुए ऐसा आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये π/2, ये मेरा पाई, ये 0, ये 1, ये -1, ऐसा ही होता है शायद। तो ये मेरा साइन इनवर्स, अब ग्राफ आने चाहिए बेटा, अब मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, मैंने तो सब पढ़ाया है तुम्हें, ग्राफ नहीं आते तो एकदम मतलब आता है, जैसे ग्राफ आता है तो मुझे दिखता है हिट का है एकदम लगता है। तुम्हारा तो स्ट्रॉन्ग होगा ना ग्राफ? नहीं अभी भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा। अभी तो अग्रवाल किया मैंने 2 बार की। पर बेसिक ग्राफ तो याद है जो मैंने क्लास में करवाए, साइन इनवर्स साइन एक्स के, साइन इनवर्स एक्स के मॉड दे दे, एफ ऑफ मॉड एक्स दे दे, एफ एक्स एक्स में मॉड लगा दे, ये बेसिक वाले बस कर लो, जेई मेंस में तो बस वही आएंगे, कोई हाई फाई नहीं आते, वो रैशनल फंक्शन के ग्राफ, ऐसा तो आईआईटी में शायद आए, कभी तो आए। ठीक है, तो ऐसे तो बन जाएंगे ना ग्राफ, ये याद कर लेना बस, 10 बार नहीं 50 बार मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, ग्राफ बना के देख लेना, क्योंकि जब ग्राफ बनाओगे तो ही तो फील होगा। अब देखो मुझे ये एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस ये हो रही है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो टफ हो जाएगी ना। ये पॉइंट किस पे ब्रेक होता है? 1/√2 पे, और ये बनेगा मेरा π/4। तो कायदे से तुम क्या करोगे यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम 0 से 1/√2 और 1/√2 से 1 कॉस इनवर्स एक्स, यही करोगे ना। और ये थोड़ा सा लंबा जाएगा ना, क्योंकि दोनों में बाई पार्ट्स लगेगा। तो क्या कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। अब y एक्सिस क्या अबाउट देखो, फ्रॉम 0 to π/4, इधर से देखना, सबके पास अपनी नोटबुक होगी, नोट्स बना रहे हो तो पलट दो फटाफट, पर ऐसे ही देखने की फील करो। क्यों? क्योंकि वहां पे पेपर के वक्त स्क्रीन को तुम नहीं मोड़ सकते हो, या उठ के ऐसे देख नहीं सकते हो, बाहर निकाल देगा इन्विजिलेटर। तो ऐसे ही फील करो कि मैं टेढ़ा रहूं कभी, या कि ये स्क्रीन टेढ़ी हो जाए तो कैसा दिखेगा, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बढ़ाओ। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब मेरा अपर कर्व ये हो जाएगा पूरा, ये पूरा माइनस लोअर कर्व, मतलब ये मेरा अपर कर्व है ना ये वाला, और ये लोअर कर्व हो जाएगा। और अपन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक हो जाएगा अपर कर्व कौन सा है, cos y माइनस sin y, x1 माइनस x2 dy टाइप का, दोनों का x के रिस्पेक्ट में लिख लिया, फ्रॉम 0 to π/4 dy। फिर से ऊपर जैसे ही क्वेश्चन हो गया देखा जाए तो। ये भी एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट? आंसर हित इसको मारो, क्यों? एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है, तो तुम्हारा पक्का ही गलत है। मैं तो मतलब अब हित तुम भी मार सकते हो, नहीं मैं हूं ना, तुम तो टेंशन ले रहे हो, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। 1 - कभी भी आंसर हो सकता है क्या? ये तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा, और ये आ भी नहीं सकता क्योंकि अपर माइनस लोअर में अपने आप पॉजिटिव आता है, मैंने ये कहा है, तो तुम्हारी कैलकुलेशन में ही एरर है। आंसर है √2 - 1, पर ऐसा नहीं कि वो मॉड लेके √2 - 1 आएगा। सबको समझ आ रहा है ना? अपर माइनस लोअर से आएगा ही √2 - 1। अब देखो गलती पकड़ो, शायद जो मैं बता रहा था गलती, कि कॉस का प्लस साइन, साइन का माइनस कॉस, अपर माइनस लोअर और बीच में माइनस, तुमने कुछ पर लोचा भी ऐसा करा कि सीधे ही उल्टा आया। मतलब चलो फिर एक बार देख लो, फिर भी सभी एक बार देखो आ रहा है कि नहीं। यही आएगा वैसे तो, यही आएगा। ठीक है, तो ये अपना पार्ट खत्म हुआ। अब यूटी लेवल का तो मैंने तो सब पढ़ा ही दिया है, तुम आराम से दो। अब अपन वर्जन 2 शुरू करेंगे, आजकल चलता है ना वर्जन 2.0, तो डेफिनेट प्लस एरिया का वर्जन 2.0 अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से, थर्सडे या फ्राइडे से। और मुझे बताओ, मतलब मैं तुमसे पूछ लूं अभी ही, सैटरडे को क्या तुम स्कूल स्किप कर सकते हो क्या? थोड़ा मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट अगर पॉसिबल हो तो वो मैं बूस्टर क्लास जो लेने वाला हूँ 4 आवर्स की ब्रेक दूंगा, वो मैं सैटरडे को ही रख लूं, या 12 o'clock से या 12:30 से 4 o'clock ऐसा कुछ कर ले। ब्रेक तो मिलेगा ना। अगर फिर भी किसी को इस सैटरडे कुछ प्रॉब्लम हो, या किसी टाइमिंग पे, या मॉर्निंग अर्ली खत्म करना हो, तो मुझे बता देना, तो अपन किसी और दिन ऐसे प्लान पर। एक बूस्टर क्लास मुझे 4 आवर्स की तो चाहिए,
जिसमें PYQ एंड ऑल में सब क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, ठीक है, और एरिया पे भी। मतलब 2 ऐसी बूस्टर क्लास होगी, एक डेफिनेट और एक एरिया पे, 4 आवर्स की। तो वो तुम बता देना, मैं अभी ये सैटरडे सोच रहा हूँ, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीक वेंसडे आएगा फिर अब 4 to 8 से। टर्म टेस्ट ये अल्लाह, पहले ही ऑप्शन बंद कर दे, तो उसके पहले ही सिर्फ बूस्टर क्लास लेनी पड़ेगी थोड़ा, तो तुम देख लेना। चलो ठीक है। और हाँ, एक और चीज थी, वो मेरा फीडबैक दे देना सब, वो फिर से आया है, ठीक है, भूल मत जाना बस, क्योंकि मुझे फिर बोला जाता है ऊपर कि आपने बोला नहीं बच्चों को, ठीक है। वो कहाँ पे तुम्हें मिलेगा? मैंने बोला था शायद कि अपलोड कर देना है, कर दिया है ना शायद? जनरल सेक्शन में जाओगे, हाँ ये रहा गया है, वो इसमें लिंक आ जाएगी तुम्हें, मतलब ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कल के कल ही कर देना, क्योंकि मैं फिर थर्सडे को नहीं रहूंगा, फिर भूल मत जाना तुम, पता चला फिर सीधे आखिरी दिन ही कर रहे हो। माना इंजीनियर्स बनोगे, पर अभी से वो आदतें मत बिगाड़ो अपने, अभी तुम कॉलेज स्कूल में ही हो, ठीक है। तो वो फीडबैक दे देना मुझे याद से, ओके। इसी के साथ ही हमारी क्लास आज की खत्म होती है, ओके, धन्यवाद। थैंक यू।